सभी मंचासीन और फेसबुक लाइव श्रोता और दर्शकों को विजय शर्मा की नमस्ते। आज का ये 142वां सृजन संवाद बहुत ही स्ट्रेस और स्ट्रोम के साथ प्रारंभ हुआ है। वैसे कहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रोम जो है तनाव और तूफान का समय टीनेजर्स का होता है। एक मायने में ये सही है क्योंकि सृजन संवाद का यह 14वां साल है, वो टीन में ही चल रहा है, तो स्ट्रेस और स्ट्रोम होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन आज जो तूफान और जो तनाव रहा है वो कुछ प्रकृति की ओर से है और कुछ तकनीकी की ओर से है। सबसे पहले तो हम लोग जो कोस्टल एरिया में तूफान आया हुआ है दाना, वहां सभी लोगों के सुरक्षित रहने की कामना करते हैं। और आज जैसा कि हम सबको ज्ञात है, हम लोग यहाँ पर शिवानी, लेखिका शिवानी, हम सब की प्रिय लेखिका शिवानी, एक समय हम सब जिनके ऑरा में थे, जिनके घोर प्रशंसक हुआ करते थे, घोर पाठक होते थे, उस शिवानी जी की शताब्दी के उपलक्ष्य में सृजन संवाद अपनी 142वीं गोष्ठी उनके समारोह के रूप में आयोजित कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले झारखंड में पहला साहित्यिक समारोह हुआ था, जो कि सरायकेला खरसावां प्रशासन तथा साहित्य कला फाउंडेशन के संयुक्त आयोजन से छाप के नाम से हुआ था। उस समारोह की बहुत अभी तक गूंज सुनाई दे रही है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये एलीट है, हालांकि वहां पर न केवल हिंदी इंग्लिश, और चूंकि ये पुस्तक समारोह था तो हिंदी इंग्लिश सादरी और संथाली उड़िया बांग्ला भाषाओं की किताबों पर चर्चा हुई, तो इसे हम एलीट नहीं कह सकते हैं। इसी तरीके से शिवानी जी, जिनका जन्म आज से 100 साल पहले 17 अक्टूबर इसी महीने में 1923 में पिछली शताब्दी में हुआ था, उनके लेखन पर भी ये तोहमत लगती रही है कि वो एलीट के विषय में लिखती हैं। उनके पात्र उच्च वर्ग से आते हैं, संभ्रांत परिवार से आते हैं। उनकी नायिकाएं बेहद खूबसूरत होती हैं। वो जब देखो तब ऐसे लोगों की बात करती हैं जो भारत की आम जनता अर्थात निम्न वर्ग या मध्य निम्न वर्ग नहीं है। इस पर शिवानी जी का कहना था कि ये सही है कि एलिट वर्ग के विषय में वो लिखती हैं। उनकी नायिकाएं बहुत खूबसूरत होती हैं। खूबसूरत इसलिए होती है कि वो स्वयं कुमायूं क्षेत्र से आती थी और वहां की महिलाएं वास्तव में बहुत खूबसूरत होती हैं। सृजन संवाद के कुछ मेंबर्स भी उसी क्षेत्र से आते हैं और वास्तव में वो लोग बहुत खूबसूरत हैं। साथ ही साथ उनका कहना था, ये मानना कितना गलत है कि एलिट वर्ग की परेशानियां नहीं होती हैं, उनके संघर्ष नहीं होते हैं, उनके यहाँ पूर्वाग्रह नहीं होते हैं, उनके यहाँ कुरीतियां नहीं होती हैं, उनको कोई कठिनाई जीवन में नहीं होती है। और मैं इसी अर्थात शिवानी जी कहती हैं कि वो इसी वर्ग की कठिनाइयों, परेशानियों, संघर्षों, कुरीतियों की बात लिखती हैं। और वो इसलिए लिखती हैं ताकि
वहाँ की कुरीतियाँ दूर हो सके, वहाँ जो अंधविश्वास है वो दूर हो सके। तो ऐसे शिवानी जी का समारोह हम मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं वो लोग काफ़ी कुछ शिवानी जी के विषय में बोलने जा रहे हैं। मैं शिवानी जी से पाठिका के नाते ही जुड़ी रही हूँ और एक बार लखनऊ जाने का मुझे मौका मिला। उसके बाद कई बार गई हूँ, लेकिन पहली बार जब गई तो एक सेमिनार में गई थी और सेमिनार एजुकेशन से संबंधित था, इंग्लिश मीडियम का था। तो जैसा कि अमूमन होता है, सेमिनार के प्रतिभागियों से पूछा गया कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो मैंने एक आध बातें बताई, लेकिन बता दिया कि मेरा एक प्रमुख उद्देश्य है लखनऊ आने का, क्योंकि यहाँ पर कुछ हिंदी के लेखक रहते हैं। मैंने शिवानी जी का और अमृतलाल नागर जी का नाम लिया। मैं उनसे मिलने भी यहाँ आई हूँ। ये बात उन लोगों को बहुत विचित्र लगी, लेकिन ये मेरे लिए सत्य था और मैं आज भी इस पर कायम हूँ। मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर गई, लेकिन ये ऐसा संयोग था कि उस समय वो बॉम्बे गई हुई थी। मैं उनसे नहीं मिल पाई, बहुत निराश हुई। नागर जी से मिली, जिस पर कभी बाद में चर्चा करूंगी। तो शिवानी जी की बात अगर हम करें तो शिवानी जी बहुत संभ्रांत परिवार से आती थी, बहुत बौद्धिक परिवार से आती थी। उनके बाबा, पिताजी, माँ सभी प्रबुद्धजन थे। बाबा बनारस में विद्वान के रूप में जाने जाते थे। पिता, जहाँ शिवानी का जन्म हुआ राजकोट में, वहाँ के रियासत में थे। बाद में वो दूसरी रियासतों में भी गए और इस कारण शिवानी जी को जगह जगह रहने का अवसर मिला और उन्होंने कई भाषाएं भी प्राप्त की। कई भाषाओं पर उनका सहज अधिकार था। पढ़ाई उन्होंने लखनऊ से शुरू की। मंजुला जी को बहुत अच्छा लगेगा ये सुन करके, क्योंकि वो भी लखनऊ से आती है। और उसके बाद उन्हें गुरुदेव के शांति निकेतन में पढ़ने का अवसर मिला। वे सब भाई बहन वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पढ़ाई की। और इस पर शांति निकेतन के जो शांति निकेतन का जो काल था उनका, उसने उनके ऊपर बहुत गहरी छाप डाली, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है। जो भी शांति निकेतन जाता है, पढ़ता है, वो उसके प्रभाव से बच नहीं सकता है, जो कि शिवानी के लेखन में भी हमें दिखाई देता है। हालांकि उनके शांति निकेतन के अनुभवों पर मैं नहीं बोलूँगी, उस पर हमारे साथी वक्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, वो बात करेंगे। आज हमारे साथ लखनऊ से डॉक्टर मंजुला मुरारी उपस्थित हैं। दिल्ली से हमारे साथ शाइनी शर्मा जी उपस्थित हैं। बैंगलोर से परमानंद जी उपस्थित हैं। जमशेदपुर से अंकित उपस्थित हैं और जमशेदपुर से ही अजय मेहताब भी उपस्थित हैं। ये सभी हैं तो सृजन संवाद के सदस्य, लेकिन इसमें से कुछ लोग काफी समय के बाद आज इसके मंच पर उपस्थित हैं और कुछ लोग इस मंच पर पहली बार आ रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, आज के समारोह की विशेषता ये है कि हमारे साथ दो दो मूर्तिकार उपस्थित हैं। परमानंद जी मूर्तिकार के प्रशिक्षण के बाद मूर्तिकार के का शिक्षण कर रहे हैं और शाइनी जी जो दिल्ली से हैं वो भी मूर्तिकार हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ सृजन संवाद के 142वीं गोष्ठी में। और जो भी हमारे साथ फेसबुक लाइव में श्रोता और दर्शक जुटे हैं, मैं उन सब का भी स्वागत करती हूँ।
कुछ मीडिया पर्सन भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। आगे का कार्यक्रम बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर मंजुला मुरारी को आमंत्रित करूंगी, जो कि सृजन संवाद की एक बहुत ही सक्रिय सदस्य है, रिटायर्ड डॉक्टर हैं, खूब पढ़ती हैं, न केवल हिंदी वरन इंग्लिश में भी खूब पढ़ती हैं, साहित्य की बहुत अच्छी पकड़ है, साहित्य में उनकी पैठ है और साहित्य की उनकी समझ भी है, जो कि जब वो वक्ता के रूप में आएंगी तो हम उनसे सुनेंगे। मैं चाहूंगी कि वो इस समय तो एक दूसरी भूमिका, संचालक की भूमिका में आ जाए और हमारे पहले वक्ता को आमंत्रित करें। थैंक यू मंजुला जी। Thank you, Vijay ma'am. Am I audible clearly? Yes. धन्यवाद। हमारी आज के प्रोग्राम में पहली वक्ता हैं शाइनी शर्मा जी। She is a professional painter, muralist and sculptor. She has been an educationist for more than a decade with a master's degree in English literature, education technology and comparative mythology. So she's very qualified. She has a deep study in Hindi, English and Sanskrit literature. She also expresses herself in form of short stories, poems and articles. अब क्योंकि हमारे आज कार्यक्रम का कुछ वक्त टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण निकल गया है, इसलिए इस शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ मैं शाइनी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी टॉक रखें। आइए शाइनी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मंजुला जी। मैं शाइनी शर्मा, पहले मेरे बारे में बहुत बात हो चुकी, अब हम शिवानी जी के बारे में बात करेंगे। मेरा कैसे क्या अनुभव रहा, मैं अभी अपनी बात करूंगी। लोगों की सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं उनके लेखन के प्रति, उनका लिखा हुआ पढ़ने पर। तो मेरा शिवानी जी के लेखन से सबसे पहला इंट्रोडक्शन हुआ जब मैंने क्लास 10th पास किया। तो मेरी मदर जो कि एक टीचर थी, तो उन्होंने कई सारी किताबें लाके दी, बोली कि चलो लंबी छुट्टियां हैं, ये पढ़ो। और पहली किताब जो पढ़ी वो श्मशान चंपा थी। बस पहली लाइन ही पढ़ी, जो उसकी शुरुआती लाइन है, ओपनिंग, तश्तरी में धरे पानी में तैरते बेले के फूलों की सुगंध और दवाइयों की गंध मिल करके एक अजीब सा समा बांध रही थी, और मैं जैसे एक दूसरी दुनिया में ही चली गई। तो शिवानी जी का लेखन हमारे लिए, जब मैं हमारे लिए बोलती हूँ तो मैं एक बहुत छोटे से शहर से आती हूँ, गोरखपुर, और उस जमाने की बात करती हूँ जब इंटरनेट नहीं था और बहुत सारी दुनिया को जानने की बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। हमारे पास न्यूज़पेपर्स थे और घर में आने वाली करीब करीब सारी पत्रिकाएं थी। धर्मयुग भी उनमें से एक था, जिसके सहारे भी बहुत सारे धारावाहिक, उनके उपन्यास पढ़े, कहानियां पढ़ी। तो श्मशान चंपा पढ़ी और उसके बाद फिर किसी ने कहा कृष्ण कली पढ़े बिना तो शिवानी का असली लेखन तो आप जान ही नहीं सकते हो। तो इन सब किताबों में फिर कृष्ण कली पढ़ा। एक चीज उस उम्र में जो उसका असर पड़ा, तो पहला कि उनका जो सौंदर्य बोध था, जो एस्थेटिक्स थे, वो इतने शार्प थे कि वो लगता था कि हाँ, वो किसी बहुत उनकी खुद की, अगर आप फोटो कहीं भी देखिए, उस जमाने में ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स ही लेखकों की चपती थी। उसमें एक सादा बहुत सुंदर चेहरा और माथे पे बड़ी सी बिंदी लगाए हुए, लेकिन जब वो उनकी नायिकाओं की बातें करती हैं तो उनके सौंदर्य और श्रृंगार, मैं उस किशोरावस्था में उससे इतनी ज्यादा इम्प्रेस होती थी कि कोई इतनी गहरी और इतनी शार्प दृष्टि कैसे रखता है एक हर एज ग्रुप के लिए। बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जब कृष्ण कली की बात करती हैं तो कृष्ण कली की वेशभूषा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है।
रही नायिकाओं की खूबसूरती की बात, तो विवर्त में उन्होंने लिखा ही है कि किस तुलिका, किस रबर से मिटाकर उन नैन नक्शों को मैं भोथरा कर दूं। तो सचमुच उनकी नायिकाएं बहुत खूबसूरत भी होती थी, बहुत ज़हीन भी होती थी, और उन सब की एक अपनी पर्सनालिटी होती थी जिसमें उनका व्यक्तित्व एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। उसके अलावा एक जो वो झरोखा प्रस्तुत करती थी हम सब मध्यम वर्ग परिवारों के उन सब किशोरों के लिए जो दुनिया को जानना चाहते थे, दुनिया देखना चाहते थे, इतनी सारी जिनकी इच्छाएं हैं, जिनको जानने की जिज्ञासा है, उसके लिए वो एक लाइन में एक छोटा सा उसको कहें कि एक धागा पकड़ा देती थी, जिसको पकड़ के हम आगे बढ़ जाते थे। जैसे श्मशान चंपा के ही अंत में जब उस मधुकर के पिता आते हैं मिलने के लिए चंपा को आखिरी बार, और उसको काफी कुछ खरी खोटी सुना के जाते हैं, तो उस इतना विद्वतापूर्ण उनकी खरी खोटी सुनाने में भी, उनके कटु शब्दों में भी इतनी विद्वता है। और उसमें उन्होंने नृत्य कटिकम का एक श्लोक मेंशन किया है कि तुम चंपा नहीं श्मशान चंपा हो। मेरी माँ संस्कृत की लेक्चरर थी। नृत्य कटिकम घर के अलमारी में सजी हुई थी। मेरी कभी इच्छा उसके पहले नहीं हुई थी। 10वीं क्लास में मेरा संस्कृत सब्जेक्ट था, और आगे फिर मैंने ग्रेजुएशन भी संस्कृत में किया, लेकिन कभी इच्छा नहीं हुई थी कि उसको पलट कर देखूं। बट वो पढ़ने के बाद मैंने नृत्य कटिकम उठा के कुछ अपने अधिकचरे संस्कृत ज्ञान उस समय के और कुछ अनुवाद के सहारे मैंने पूरा पढ़ डाला। तो ये था उनका किसी भी नॉलेज को इनिशिएट करने का तरीका, और कितनी चीजें जो उनके सहारे ही जानी हमने। आज मेरे पति के फौज में रहने की वजह से देश दुनिया और बहुत तरह के बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों से मिली, देश प्रदेश के बहुत सारे लोगों से मिली, लेकिन उस समय तो कुमाऊं को जानने का सबसे बड़ा स्रोत ही वही थी। उनके सहारे हमने कुमाऊं को इतना जाना, कुमाऊं के व्यंजन, एक दूसरे को पुकारने का तरीका और पहनने ओढ़ने का तरीका, सलीका, कल्चर वहाँ का, ये सब जाना। साथ साथ बंगाल का इतना कुछ, उससे पहले बंगाली लेखकों को पढ़ने से पहले बंगाल का इतनी सुगमता से उन्होंने हमें इंट्रोडक्शन कराया, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि वो एक शुरुआत की जो एक नॉलेज थी, एक ज्ञान था, उसका सूत्र पकड़ के मैंने बहुत आगे तक बहुत कुछ जाना। और ये मैं जो अपनी बात कह रही हूँ, ये मेरे साथ के बहुत सारे लोगों के लिए ये सच है। शिवानी जी का एक कृष्णकली बड़ा प्रिय उपन्यास था मेरे लिए, आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा उसको। वो उपन्यास अपने समय का बड़ा उसकी छाप बहुत अमिट थी, और जब धारावाहिक में छप रहा था तब तो मैंने नहीं पढ़ा, बाद में उसको पढ़ा जब मैं उसको पढ़ने के योग्य हुई। लेकिन उस उपन्यास की इतनी अमिट छाप है कि आज भी शायद मैं तैयार होती हूँ तो कहीं ना कहीं कृष्णकली का उदाहरण सामने होता है। और एक आध छोटा सा वो मैं पढ़ना चाहूंगी कि, और ये उस जमाने की बात है जब पहनने ओढ़ने का तरीका दूसरा था। मुझे शायद कवि और लेखकों के पास एक दूसरी ही दृष्टि होती है। उन्होंने आज के फैशन में भी वो चीजें उतनी ही उपयुक्त हैं जैसे कि उस समय कही थी, जो कि बहुत कॉमन नहीं था तब। था कि आज कली ने सूटकेस के अतल तल से वही मारांतक साड़ी निकाल ली। अफीम के विष को संपूर्ण रूप से घातक बनाने के लिए लोग, सुना है, अचार का तेल मिलाकर चाटते हैं। गले में उसने बगनखा पहना था
और बगनखे का पेंडेंट, जो कि आप सोचिए किस जमाने में कृष्णकली पब्लिश हुई थी, कितना वो अनोखी सजावट थी। तो काले जरीदार चौड़े कन्ने की पीली गढ़वाली साड़ी और उस पे बगनखा, फिर नग्न सुडौल बाह पर पड़ा सांप के मुंह का मोड़दार बाजूबंद। अब भी पीछे खड़े शत्रु को अनायास ही डस सकता था, और कहीं शत्रु से आमने सामने मुठभेड़ हो गई तो आंटी का अपूर्व बगनखा चतुर कपटी अफजल खां से सशक्त शत्रु का पेट भी फाड़ कर रख सकता था। ये छोटी छोटी चीजें इतनी अमिट छाप डालती थी। फिर उनका एक कैरेक्टर है उसमें ही, जिसमें वो लिखा है कि 14 आने गज का छींट के कपड़े का लहंगा और उस पर चोली और गले में रंगीन मोतियों की माला। आपको ये सब सुन के लगेगा कि जैसे आज की किसी किशोरी के कपड़ों का या उसकी वेशभूषा का वर्णन कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक वेशभूषा नहीं थी, ये एक पूरी नई दुनिया हमारे लिए खोलती थी, जो अपने आसपास जो आप देख रहे हैं उससे परे भी दिखाती थी। और अभिजात्य की बात जहां तक करते हैं शिवानी जी के बारे में, तो हाँ, उन्होंने उस अनदेखे अभिजात्य को भी दिखाया है, जो देखना बहुत कम लोगों को उस जमाने में, फोटो और नेट की सुविधा नहीं थी, उसमें देखने का सुयोग नहीं मिलता था। उसको इतने नजदीक से दिखाया और उसकी त्रासदी को भी बहुत नजदीक से दिखाया। वो दिखाना सिर्फ उनका अभिजात्य को प्रदर्शित करने का तरीका नहीं था, पर ये भी कहने का तरीका था कि सुख दुख पर किसी का पूरा स्वाधिकार नहीं है। अगर दुख निम्न वर्ग में है तो उच्च वर्ग के भी उतने ही दुख हैं। शायद दुखों के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन और औरत का अंतर्मन, औरत के दुख तो हर समाज में अपने ही तरह के हैं। तो औरतों का जितना अच्छा चित्रण, उस खूबसूरती के साथ जितनी मार्मिकता से चित्रण उन्होंने किया है, और उस दुख का जितना अच्छा बखान किया है, वो शिवानी मेरे लिए मेरी बहुत प्रिय लेखिका रही हैं। और ये उनका मेरे जैसे बहुत सारे जो उस जमाने में किशोरावस्था में थे, बहुत बड़ा ये योगदान है। उस सूत्र को पकड़ के आगे जानने का। ऐसे मेरे बहुत प्रिय लेखक अमिताभ घोष जी हैं, वो भी ऐसे ही बहुत सफाई से एक सेंटेंस का जिक्र कर देते हैं और उसके बाद आप उसको पकड़े पागल हो जाते हैं कि उसके बारे में और कैसे जानें। जैसे उनकी एक किताब में बर्नियर का जिक्र था और मुझे लगा अरे मैं तो अनपढ़ हूं, मैंने बर्नियर का अब तक कैसे नहीं पढ़ा है उसकी भारत यात्रा के बारे में और वो किताब। तो ऐसे ही शिवानी जी के जब वो बांग्ला के किसी एक लाइन का मेंशन कर देती थी, उन्होंने एक जगह लिखा है, उनका नायक नायिका से बोलता है कि सौंदर्य क्षेत्र का या उसका तुम कौन सा मोती हो, पद्मिनी या शंखिनी। और उसके बस पद्मिनी और शंखिनी के बाद उसके बाद हंसिनी, गजनी और हस्तिनी तो मैंने बाद में सीखा, लेकिन बस उसको पकड़ के फिर जुट गई कि इसके बारे में कैसे पता लगेगा, किस किताब में पता लगेगा। तो मैंने कहा उस समय थोड़ा मुश्किल था ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन सही रास्ता था, उस सहारे बहुत सारी चीजें पता लगती थी। तो मैं आज जो बात कर रही हूँ ये शायद बहुत लोगों के लिए बहुत सुपाच्य नहीं होंगी, क्योंकि एकदम सौंदर्य, लेकिन सौंदर्य बोध और शिवानी जी को बिल्कुल अलग किया ही नहीं जा सकता है। उनके लेखन में जितनी खूबसूरती है, जितना सौंदर्य है, तो ऐसा क्यों है कि हम सिर्फ विद्रूपता का ही वर्णन कर सकते हैं, सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो भी तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हर समाज के हर वर्ग के बारे में पढ़ना, जानना। तो मेरे ख्याल से हमारे पास समय भी कम है, तो आप बताइए, मेरे पास वक्त है तो कुछ और मैं वो कुछ उदाहरण पढ़ूं, नहीं तो आपके पास बहुत सारे ये हैं। और सिर्फ औरतों का ही नहीं, औरतों के श्रृंगार का ही नहीं, पुरुषों के भी व्यक्तित्व का,
उनके पहनावे ओढ़ावे का, जिस तरह से उन्होंने जितनी बारीकी से जैसा वर्णन किया है कि एक सामने तस्वीर खड़ी हो जाती थी। तो वो चीज, चाहे वो हाथों की घड़ी हो या सिग्नेट की बड़ी बड़ी अंगूठियां हो या फिर अधी का कुर्ता हो, चुनी हुई धोती हो, वो इतना अभिजात से ही लेकिन इतना सुंदर रूप सामने एकदम दिखाई देने लगता था कि लगता था कि ये एक अभिजात वर्ग के एक पुरुष का जो पहनने ओढ़ने का शौकीन है, जिसके पास पहनने का सलीका है, उसका एक व्यक्तित्व है। सो घरों के वर्णन में जो सीखा वो शायद अभी तक मेरे साथ है, जो जब वो घरों का वर्णन करती थी। और यही नहीं, उनका सबसे ज्यादा अच्छा जो उस समय किशोरावस्था में किताबें पढ़ते समय जो हमें खिलखिला के हंसने पे बाध्य कर देता था, उनका जो हास्य व्यंग था, वो जिस तरह से मजाकिया लहजे में वो करती थी कि एक उनकी दो बहनें, एक कहानी है जिसमें नायिका उसके आते ही हड़बड़ा के उठती है तो पल्लू से उसके दो चार चीजें टकरा के गिरती हैं। तो वो कहता है कि आपके घर में क्रॉकरी का बहुत खर्चा होगा, जिस तरह से आप दनादन वो जो है दवात, फूलदान और वो गिलास गिराती चल रही हैं, तो आपके घर में क्रॉकरी का। तो उस समय ये छोटी छोटी सी बातें। और फिर उनका एक लेख छपा था जिसमें था कि लखनऊ में जब सिल फोड़ने वाले घूमते हैं तो सिर फुड़ा लो, वो ऐसे जबान को घुमा के बोलते हैं कि लगता है सिल फुड़ा लो नहीं, सिर फुड़ा लो बोल रहे हैं। तो वो बातें और उनके संस्मरणों में जो चीजें जो उभर के आती थी, बहुत हंसते हंसते वो बहुत मार्मिक बातें बता जाती थी। और इसी के साथ मैं अपना तो खत्म करती हूँ। मेरे ख्याल से कुछ सुनने लायक श्रोताओं को लगा होगा। मेरा ये पहला मौका है इस मंच पे आने का, तो कोई भूल चूक हो तो उसके लिए माफी, लेकिन थैंक यू विजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से इस गोष्ठी की शुरुआत की है। और ये सही है कि कहीं ना कहीं उनके पाठकों को एक ड्रेस सेंस मिलता है, सौंदर्य बोध प्राप्त होता है और संस्कृति में वो इजाफा करती हैं। क्योंकि कुमाऊं की संस्कृति से उस समय हम लोगों के लिए, हमारी पीढ़ी के लोगों के लिए परिचित होना आसान नहीं था। कुमाऊं की सभ्यता संस्कृति को हमने जाना तो शिवानी जी के लेखन से ही जाना। कहा जाता है कि वो एलिट लिखती थी और उसकी बातें भी उन्होंने की, कहीं हमने भी उनकी बातें कर ली। लेकिन उन्होंने एक कहानी लिखी थी, दो सखियां, जो कि बुजुर्गों के विषय में लिखी। तो उनकी नायिकाएं या उनके पात्र सिर्फ युवा वर्ग ही नहीं होते थे, बल्कि बुजुर्गों पर भी उन्होंने अपनी कलम चलाई है। और 12 साल की उम्र में ही उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। उसके बाद तो जब उनका लेखन चल निकला तो साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग में पाठक इंतजार किया करते थे कब उनकी कहानी आए, कब उनके धारावाहिक शुरुआत हो। और हम लोग, बहुत सारे लोगों ने धर्मयुग में ही उनको श्रृंखलाबद्ध रूप से जाना, समझा, पढ़ा। हमारे अगले वक्ता परमानंद जी हैं। परमानंद रमन सृजन संवाद के बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं। अक्सर वो स्टेज के पीछे काम करते हैं। जब भी आधी रात को भी उनको कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए, अक्सर हम लोग रात को ही काम करते हैं क्योंकि दिन भर तो दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं। और कोई भी कामों में उन्हें सौंपती हूँ तो वो तुरंत हाँ करते हैं और उस काम को बहुत खूबसूरती से अंजाम देते हैं, क्योंकि वो स्वयं एक कलाकार हैं।
शिक्षक के रूप में वो मूर्तिकला पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका साहित्य में उनकी साहित्य में काफ़ी टैट है और एक बहुत खूबसूरत कवि के रूप में भी वो जाने जाते हैं। तो बेंगलोर से रमन जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, परमानंद रमन जी को, कि वो बताएं। वो एक थीम लेकर के आ रहे हैं, वो शिवानी जी के विषय में अपने विचार प्रकट करेंगे। धन्यवाद मैडम। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो सबसे पहले तो मैं, जब बात हो रही थी नारी सुलभ खूबसूरती की और उनके फैशन स्टाइल की, तो विजय मैम ने आज बहुत अच्छा एक हार पहना है। तो पहले तो मैं, मैम आपका हार बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट दूंगा मैं आपको। बहुत ही आर्टिस्टिक और बहुत ही एस्थेटिकल डिजाइन है उसका। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही अजीब सी बात है आर्ट में भी, जब, क्योंकि कला का विद्यार्थी हूं तो मैं आर्ट और लिटरेचर को साथ लेके हम चलते हैं, कि जब भी किसी आदमी ने लोगों के टेस्ट से हटके कुछ भी काम किया, कोई भी नया स्टाइल को जन्म दिया, तो थोड़ी आलोचना होती है। और इसी संदर्भ में मुझे याद आते हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने भी कुछ ऐसी ही कोशिश की थी कि पहली दफा उन्होंने ऑयल पेंट्स को लेके इंडियन कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन किया। तो इस बात से कई लोगों को बड़ी नाराजगी हुई कि एक भारतीय शैली के कलाकार को पाश्चात्य शैली के रंगों का प्रयोग करके और बड़े ही नाटकीय ढंग से आपने चित्रण किया है। तो ये तोहमत उन पे लगता रहा और आज भी लगता है। तो कहीं ना कहीं मैं इससे जोड़ता हूँ शिवानी जी की रचनाओं को। और मुझे लगता है कि उनका जो, अगर हम थोड़ा सा उस पर गौर करें, उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उनका जो बचपना है, वो, अब उनके पिता बार काउंसिल के मेंबर हैं, माँ उस जमाने में संस्कृत की विद्वान विदुषी हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने उनके बढ़ने के क्रम में उन सब चीजों को देखा, उन सब चीजों को महसूस किया, और कई स्थानों का उन्होंने दौरा भी किया है, और अंततः वो शांति निकेतन में रही। और शांति निकेतन तो अपने आप में एक बहुत ही मतलब दिव्य जगह है। मैं ऐसा कहता हूँ कि कलाकारों के लिए, लेखकों के लिए, विद्वानों के लिए, विचारकों के लिए, तो एक वहां पर जाने का एक प्रभाव तो होता ही है, आर्टिस्ट के ऊपर भी और राइटर के ऊपर भी। मैंने जो एक, मतलब उनके बारे में बहुत सारी बात हो चुकी, मुझे लगता है कि अगर मैं उनके लेखन शैली को अगर अपने चश्मे से देखने की कोशिश करूं, तो मुझे लगता है कि वो है समर्थवानों की असमर्थता। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि समर्थवान जो है, जिसके पास सब कुछ है, जिसकी ये कैफियत है, जिसकी ये इच्छा है कि वो दुनिया में हर चीज है उसके पास, पद है, ओहदा है, पावर है, आसपास उसके नौकर चाकर हैं, उसके पास पूरी हस्ती है उसकी, लेकिन वह आदमी भी एक स्तर पर जाकर इतना लाचार हो जाता है कि शायद अपने सबसे बड़ी इच्छा होने के बावजूद भी अपने आप को बांध कर खड़ा हो जाता है। अगर मैं इसको किसी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं, तो एक कहानी है उनकी लाटी, इसमें कि एक कप्तान होते हैं और सेना के ऑफिसर होते हैं, और उनकी विवाह होती है, और इस पहाड़न से उनकी विवाह होती है। उसको बाद में क्षय रोग का बड़ा जिक्र आता है। मुझे लगता है इनके पति की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, तो इन्होंने मृत्यु को बहुत ही नजदीक से देखा है, और बार बार सेनेटोरियम का जिक्र आता है, बार बार क्षय रोग का जिक्र आता है। तो ऐसा नहीं कि इनकी कहानी में सिर्फ खूबसूरती और संभ्रांत जीवन के ही आकर्षण है, इनके कहानी में मृत्यु का बड़ा ही सुंदर चित्रण है। मृत्यु को, अवसाद को, पीड़ा को, बीमारी को, है ना। मुझे तो कई बार जब वो क्षय का वर्णन कर रही थी और उनके रोगियों की वर्णन, एक और कहानी है उनकी तोप, इसमें वो एक महिला होती हैं और वो अपने घर में कुछ रोगियों को रखती हैं। तो वो जो बीमारों की बीमारी में उनका चेहरे कैसे हो जाते हैं,
तो मुझे वो बाकायदा वो पेंटिंग दिख रही थी कि उसका चेहरा जो कि बिल्कुल गुलाबी था एकदम पीला पड़ गया। तो वो जो टोन्स हैं, वो जो कलर्स हैं, जो इनकी कहानियों में बार-बार आ रहे हैं, इससे मैं बार-बार रिलेट कर पाता हूँ इनको कि ये बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह है। और महिला हैं और महिलाओं के ऊपर लिख रही हैं, तो ये हम जाने-अनजाने में इस चीज़ को हम बल देते हैं कि हाँ, वो महिलाओं के हक में लिख रही हैं या महिला केंद्रित रचनाएँ कर रही हैं। लेकिन ये कहानी के पुरुष पात्र भी मुझे उतने ही सुदृढ़ लगे। जो वो कहानी है एक कहानी है इनकी चंद्रिका, कुछ ऐसा चंद्रिका नाम से है। उसमें उस कहानी का जो नायक है, वो एक स्त्री से प्रेम कर रहा है जो कि उसकी ही भाभी की छोटी बहन है और पूरे उम्र उस स्त्री के प्रेम में है और अंत तक, है ना? मुझे मुझे लगता है कि आपने अगर ये फ़िल्म देखी होगी लंच बॉक्स में जब सज्जन फर्नांडिस जाते हैं इला को मिलने और बहुत बाकायदा बिल्कुल शेव करके अपने आप को देख के, अपने आप को सँभाल के और जब वो जाते हैं और आखिरी पल में वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होके आ जाते हैं। मतलब मुझे लगता है यही वो एक किक है, जो कि इनकी पूरी कहानी को, पूरी रचना को बदल के रख देता है। मैं बिल्कुल एकदम झकझोर दिया मुझे। मैं क्या करता? मैं क्या करूँगा? इस हालत में मैं क्या करूँगा? मैं जिस चीज़ को ताउम्र जिस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, क्या यही तो है समर्थवान की असमर्थता? नहीं तो वो रोज़ अपना वो हार्ट ऑफ द ओशन टाइटैनिक में समुद्र में नहीं फेंकती या लाइफ ऑफ पाई में जो शेर गया, वो एक बार लौट के ज़रूर देख लेता पाई को। क्यों नहीं होता ऐसा? तो मुझे लगता है कि यही एक क्लिक है जो महान रचनाकारों को महान बनाते हैं। एक आदमी जिसके पास सारी दुनिया है, दौलत है, शोहरत है, पद है और प्रतिष्ठा है और उसके बाद भी वो किसी चीज़ के लिए अपने आप को समेट लेता है, अपने आप को रोक लेता है। तो इस फ़न में मुझे लगता है शिवानी जी माहिर हैं। मतलब उनको पढ़ते हुए आप रोते हैं, आप सहम जाते हैं, आपको लगता है कि आगे ये ना हो, जो आप चाह रहे हैं और ठीक वैसा नहीं होता लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है, जो भी आपने नहीं सोचा था। मतलब मैं प्रेमचंद को पढ़ता हूँ तो मैं फक्कड़ हो जाता हूँ। प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ के मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरे सामने घटा है, ये मैंने देखा है और होता है कि हाँ, किसी की पत्नी मर गई और वो जाके जलेबी खा रहा है। मतलब इस हद का जो निठल्लापन कह लो या खेत को नील गाय चर गए और आदमी सो रहा है कि चलो बहुत ठंड है, भर देंगे मालगुजारी। ठीक है? ये एक लिबर्टी है। लेकिन एक आदमी जिसके सामने वो उसकी दुनिया भर की हसरत पड़ी हुई है और उसके बाद वो चाहे तो आराम से जाके उसका हाथ पकड़ सकता है या उस चीज़ को हासिल कर सकता है और उसके बाद भी अगर वो इस बेख्याली में बस चुप रह जाए और बाद में फूट-फूट के रोए, तो ये मुझे लगता है कि ये इस सोच से निकलना, इस सोच से अपने आप को परे कर पाना बहुत मुश्किल है। मतलब या तो हम बहुत स्वार्थी हैं या हम बहुत ही सहज नहीं हैं या हो सकता है उस क्षण हम सहज हो जाएँ। कुछ-कुछ तो ऐसा है, जो कि मुझे लगता है कि मतलब इतनी पीड़ा, इतने अवसाद और इतनी सारी चीज़ों को सिर्फ़ मतलब एक अच्छा कहानीकार, एक अच्छा रचनाकार ही इसको परोस सकता है और जिसकी पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी शिवानी जी लेती हैं और ना सिर्फ़ उसकी ज़िम्मेदारी लेती हैं, बल्कि उसे निभाती हैं। आप उनकी कहानियों में इस बात की मतलब वो आपसे अपनी रचनाओं को ये नहीं कहलवाती कि हाँ, मेरी रचनाओं को आप मेरे मेरे अपने तरीके से देखो। आपको आपके लिए एक नया आयाम खोलती हैं और बहुत सारी बातें हुई कि हाँ, उनकी रचनाओं की जो नायिकाएँ हैं बहुत खूबसूरत हैं और उनकी रचनाओं की संभ्रांत हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी बनावटीपन नहीं है। वो जैसे लोगों के बीच में रहीं, जैसे परिवेश में रहीं, जैसे विजय मैम ने कहा कि कुआँओं की थीं और वहाँ का जो सौंदर्य है, वहाँ का जो नैसर्गिक वातावरण है, उन्होंने वैसे लोगों को ही देखा, पद-प्रतिष्ठा और अच्छा सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि हम मिडल क्लास के लोग हैं, हम हमारे जैसे लोगों के बारे में क्यों जानना चाहेंगे?
ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। हम जानना उन्हीं लोगों के बारे में, आज तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं, किसके रिश्ते में क्या खटास है, किसके रिश्तों में कैसा उतार चढ़ाव है, हम बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं इसको जानने के लिए, किस सेलिब्रिटी के यहाँ क्या हो रहा है, किस सेलिब्रिटी के, मतलब छोटी छोटी बातों को भी हम जानना चाहते हैं, और न्यूज एजेंसियां जो हैं या जो खबर नवीस है वो इनका फायदा उठाते हैं। लेकिन उस जमाने में जब ये सारी चीजें नहीं थी, तब भी लोगों का मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि लोग बड़े कौतूहल में इन सब चीजों के बारे में सोचते होंगे। जैसे उन्होंने एक एक चीज का, मतलब अगर सोफा है तो उस सोफे की बनावट से लेके कालीन की बनावट से लेके, और वो झूमर और चाय, फूलदान, और इवन एक है जिसमें कि उसके सोने का कड़ा उसके हाथ से सरक के उसकी कलाई उसकी कोहनी तक चला गया। तो मतलब ये सारी चीजें जब मैं पढ़ रहा था या जब मैं इन चीजों से गुजर रहा था, तो बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे वो सारी चीजें विजुअलाइज होती हैं। ये होता है, हम जब किसी का हाथ पकड़ते हैं तो उसका कंगन सरकेगा। अब कंगन कितना सरकेगा, ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके स्वास्थ्य की अवस्था कैसी है। अगर किसी का कंगन सरक के उसकी कोहनी तक चली जाए, तो ये तो वाकई में उसकी स्थिति बहुत जर्जर है। तो चीजों को बताने का, चीजों को दर्शाने का जो एक आर्टिस्टिक तरीका था उनका, रंगों का बड़ा अच्छा उन्होंने अध्ययन किया है, रंगों के बारे में बहुत अच्छा बताया उन्होंने। और कुछ कुछ शब्द तो मुझे, मतलब जैसे जंगला एक वर्ड आया था किसी कहानी में, हम आज तक जंगला ही बोलते हैं। मेरी वाइफ हंसती है कि जंगला क्या होता है, विंडो को हम जंगला बोल देते हैं, अरे वो देखो जंगले पे रखा है। तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जो मुझे लगता है कि अ, मुझे व्यक्तिगत तौर पे, है ना, और मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी बातें और होनी है। तो मैं अगर एक शब्द में कहूँ तो मुझे ये लगता है कि एक आदमी जो कि बहुत ही सामर्थ्यवान है, जिसके पास एक इनकैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेबल, मैं ये एक शीर्षक देना चाहूंगा। और ये सबसे बड़ा ये किक है, सबसे बड़ा एक ये आयरनी है कि सब कुछ होके भी उस चीज का ना होना जिसका होना सबसे ज्यादा मायने रखता हो। तो एक शेर भी है कि अ, मिले मिलो तुम, मिले हजारों गम तो कोई गम नहीं, मिलो तुम और मिले हजारों गम तो कोई गम नहीं, मिले हजारों खुशियां और ना मिलो तुम तो एक गम रह जाएगा। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि इतनी बातचीत मेरी काफी है, और भी बहुत सारे विद्वान लोग हैं, हम उनको सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। परमानंद रमन। बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद रमन जी। आपने बहुत खूबसूरत तरीके से शिवानी की लेखन शैली पर अपनी बात रखी, और ख़ास तौर से जो आपने रेखांकित किया है कि किस तरीके से समर्थवान लोग भी असमर्थ हो जाते हैं, उनकी असमर्थता का चित्रण हमें शिवानी जी के यहाँ मिलता है। शिवानी जी पर जितना भी हम लोग बोलें, खास करके हमारी पीढ़ी के लोग, तो हमारा मन नहीं भरेगा। यहाँ पर मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर आपने अपनी बात समय सीमा के अंदर रखी है, समय की बाध्यता थी, इसलिए आपने सोचा, तैयारी तो बहुत विस्तृत ढंग से की होगी, लेकिन यहाँ बहुत कम बातों को रख पाए हैं। अगर हम ऐसा करें कि अपने विचारों को जो आज के लिए तैयार किए हैं, इस नीति के लिए आपने तैयार किए हैं, उन विचारों को लिपिबद्ध कर लें, तो सृजन संवाद में हम एक श्रृंखला चलाएंगे शिवानी पर आपके विचारों की लिखित रूप में। तो ये एक बहुत अच्छा विकास होगा सृजन संवाद के लिए। फेसबुक लाइव से हमारे साथ अर्चना जुड़ी हुई हैं, और वो कह रही हैं न केवल नमस्ते, बल्कि बहुत सारे लोग नमस्ते कर रहे हैं। रक्षा गीता जी जुड़ी हुई हैं, ऋचा द्विवेदी जुड़ी हुई हैं, और रक्षा गीता जी जुड़ी हुई हैं, और मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए कि
ऋचा द्विवेदी जी का ऋचा नाम। द्विवेदी जी क्या कह रही हैं, और अर्चना अनुपम कह रही हैं कि बहुत बढ़िया मैम ने बताया है। वो पहले वक्ता के लिए है, शाइनी जी के लिए है, और उनका जो ये कहना है कि उन्होंने अभी बताया कि अमीर या गरीब, सुख या दुख पर किसी व्यक्ति का एकमात्र अधिकार नहीं होता है। ये शिवानी जी ने कहा है, उन्हीं की पंक्ति उन्होंने उद्धृत की है अर्चना अनुपम ने। अमीर या गरीब, सुख दुख पर किसी का स्वाधिकार नहीं है। तो ये कुछ हमारे पास ये आ रहे हैं फेसबुक लाइव से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हमें ये टिप्पणियाँ मिल रही हैं, और भी कई लोग जुड़ते जा रहे हैं, और डॉक्टर मीनू रावत भी जुड़ गई हैं। उनका और जो भी फेसबुक लाइव में जुड़े उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे अगले वक्ता अजय मेहताब हैं। मैं उन्हें लाइव, पता नहीं कि उन्होंने माइक और कैमरा, हाँ आ गए हैं, वेरी गुड। अजय जी आपका ही हम लोग इंतजार करते, क्योंकि आप दिखाई नहीं देते, आप हैं तो वो मालूम था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि आपका शायद कैमरा ऑफ था। इनका कैमरा ऑन हो गया है। तो हमारे अगले वक्ता अजय मेहताब हैं, जो है तो जमशेदपुर से ही, लेकिन बहुत दिनों तक दिल्ली में रहे, और एक पत्रिका परिकथा के सह संपादन से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही साथ अजय मेहताब कहानीकार हैं, कवि हैं, और गज़लें भी बहुत अच्छी लिखते और सुनाते हैं। उन्होंने सृजन संवाद के मंच से भी अपनी प्रस्तुति कई बार दी है, कहानियाँ पढ़ी है, कविता सुनाई है, गज़ल सुनाई है। इसके अलावा इन्होंने संपादन का कार्य भी किया है, और एक किताब का संपादन किया था जिसका नाम है मांदर पर था, जो कि आदिवासी कहानियों का संकलन था। साथ ही साथ आजकल ये उपन्यास लिख रहे हैं। शिवानी पर ये अपनी बात रखेंगे। खास तौर से ये बताने वाले हैं 2 कहानियों को लेकर के। ये 2 कहानियां हैं सती और अपराजिता। तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ मेरी आवाज जा रही हो। आज की गोष्ठी बड़ी खास है, शिवानी जी पर है। हम सब शिवानी जी पर बोल रहे हैं, मुझे भी शिवानी जी पर बोलना है। तो ऐसा करता हूँ कि पहले 2 मिनट जरा बातों को फैलाता हूँ, फिर से टूटता हूँ, और अपने वक्तव्य के निर्धारित समय से 2 मिनट निकाल करके जरा कुछ हट कर कहता हूँ। जहां से एक बात शुरू हुई एलिट क्लास की और शिवानी की, कई मित्रों ने इस बात की तस्दीक की, मैं भी करना चाहूंगा। जैसा रमन जी ने बताया कि जो लीक से हटकर चलता है हमेशा नए प्रयोगों का स्वागत नहीं होता है। शिवानी जी का लेखन एक नया प्रयोग था, एक नई तरह की चीज, ये मतलब बातें वो लेकर आई, चीजों को उन्होंने स्थापित किया। 2-3 नाम यहाँ पर आएंगे जिनको आलोचना झेलनी पड़ी है। एक राहिमा सोनसा है, एक शिवानी जी है, और काफी हद तक रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी, मैं टैगोर नहीं कहता, मैं इस नाम से परहेज करता हूँ क्योंकि टैगोर अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। रविन्द्रनाथ ठाकुर पर भी आरोप लगा कि वो अभिजात्य वर्ग के लिए लिखते हैं, वो ऐसा लिखते हैं कि आम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। जब एक पत्रकार ने, चूंकि मैं बंगाल के आसपास के इलाके से आता हूँ और शुरुआत ही मेरी शरदचंद्र को पढ़कर हुई, तो एक बार शरदचंद्र से लोगों ने पूछा कि रविन्द्रनाथ क्या लिखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, आप जो लिखते हैं वो समझ में आता है। तो शरदचंद्र ने कहा कि रविन्द्रनाथ दरअसल हम लोगों के लिए लिखते हैं, हमें समझ में आता है, आप लोगों के लिए थोड़ी लिखते हैं जो आपको समझ में आएगा, उसको हम लोग आप तक पहुंचाते हैं अपनी भाषा के माध्यम से। इसी तरह से
जैसे कि अभी शाइनी मैडम बता रही थी कि उन्होंने कहा कि मैं किस रबर से उस सुंदरता को मिटा दूं। इसी तरह से राही मासूम रजा ने भी जवाब दिया था कि अगर मैं अपने पात्रों के मुंह में ताला लगा दूं तो ये तो तानाशाही हुई, उनके अधिकारों का हनन हुआ। तो शिवानी जी ने एक निश्चित ही एक अलग तरह के कैरेक्टर्स हमें दिए, अलग तरह की विषय वस्तुएं दिए। और बात सही है, परेशानी दुख किसको नहीं है, चाहे एलिट क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, हर किसी की अपनी अपनी परेशानियां हैं। भले ही लोअर मिडिल क्लास इतना थक जाता है कि वो सो जाता है रात को, लेकिन जो एलिट क्लास है उसकी भी परेशानियां इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, तनाव इतना ज्यादा होता है। तो कोई अगर लेखक उन पर बात करे तो क्या बुरा है। अब आता हूँ शिवानी के साहित्य पर। तो सबसे पहला परिचय तो हमारा शिवानी से छठी या सातवीं कक्षा में हुआ था, जब अपराजिता संस्मरण उनकी जो लगी हुई थी कोर्स पर। और आप यकीन मानिए, अपराजिता पढ़ करके मैं उस छोटे से उम्र में ही जरा तनाव ग्रसित हो गया था कि आखिर ये कैसी महिला है जो इतनी ज्यादा फिजिकल चैलेंज को ले करके और इस तरह से जिंदगी जी रही है। और हमारे कल्पना में वो व्हील चेयर में बैठी हुई जो एक महिला है उसका चित्र खींच जाता था कि वो किस तरह से लड़ रही है, किस तरह से जिंदगी से जंग जीत रही है, जीतने की जद्दोजहद में लगी हुई है। उसके बाद लंबे अरसे तक शिवानी के साहित्य से दूरी रही, क्योंकि हम लोग जिस तेरी फेरी में या कहें कि जिन लोगों की संगत में रहते हैं, वहाँ शिवानी की चर्चा ना के बराबर होती है। चर्चा नहीं होती है तो आदमी प्रेरणा कहाँ से पाएगा पढ़ने की। और कच्ची उम्र में उतना खोजी तो था नहीं कि खोज खोज कर ढूंढ ढूंढ करके किताबें या कहानियां पढ़ी। जब प्लस टू में पढ़ाने लगा मैं, तब उनकी एक और कहानी से साक्षात्कार हुआ, जो कि कहानी है वास्तव में। उसको पढ़ाना पड़ता है, पढ़ाने से पहले कई बार उसको पढ़ना पड़ा। और मजे की बात यह है कि हम लोग शुरुआत नहीं करते हैं, वो सेकेंड टर्म में वो आता है। तो शुरुआत हम लोग किसी दूसरी कहानी से करते हैं, और क्योंकि बच्चे बच्चे हैं वो पढ़ लेते हैं, तो बच्चों की तरफ से बार बार डिमांड आती है, सर सती कहानी पढ़ाई जाए, सर सती कहानी पढ़ाई जाए। क्यों सर? बड़ा मजेदार है, उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो बांधे रखते हैं। ये भाषा ऐसी नहीं होती है, लेकिन जो लगभग लुभाव है यही होता है कि सर उसमें बड़ा मजा आता है, उसको पढ़ने का एक एक अलग ही सुख मिलता है, और उसको पढ़ करके कभी बोरियत नहीं होती। तो खेलने वाली भाषा है इसकी बात। कहते हैं कि जो नदी बहती है वो स्वस्थ रहती है, जो नदी का पानी अगर आता है तो वो गुदगुदा हो जाता है। कई ऐसे पुराने और बड़े साहित्यकार भी हुए जिनकी भाषा इतनी गंभीर थी कि वो उबाऊ लगने लगी थी, तो उससे जुड़ाव नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे लेखक रहे जिनकी भाषा दौड़ती चलती फिरती जवा रवा दवा भाषा, कुछ भारी झलक शिवानी में भी मिली। कहते हैं कि जिस तरह से एक फिल्म थी खानदान, सुनील दत्त की, प्राण आने के बाद में उस कहानी में एक अलग तरह की गति आ जाती है, उसी तरह से सती कहानी में जब सती मैया की एंट्री होती है, मतलब मदालसा सिंघाड़िया उसकी जो कैरेक्टर है। और यहाँ भी बात वही कि एकदम बड़ी सुंदर सी महिला है, पार्लर से लगता है अभी अभी मेकअप करा कर आई है, बाल जो है वो मशरूम कट जैसे बाल है उसके, लंबी 6 फीट 10.5 इंच लंबी महिला। उसमें ये जुमला है कि शायद भारत की सबसे लंबी महिला वो है। उसके बाद वो आई है प्रिटोरिया से, बकलम उसके कि वो आई है प्रिटोरिया से, साउथ अफ्रीका से, अपने पति की मृतदेह लेने के लिए। तो यहाँ भी एलिट क्लास की महिला ही आती है, लेकिन उस महिला के आने के बाद कहानी में जो रंग जमता है, तो वो कहानी खत्म किए बिना छोड़ी नहीं जा सकती है इस तरह से। और जिस तरह से वर्णन है कि एक मराठी महिला बैठी है, किस तरह से वो रिएक्ट कर रही है लोगों की बातों पर, किस तरह से एक उपन्यास को पढ़ते हुए डूबती उतराती है। एक पंजाबी महिला है, किस तरह से वो पंजाबी महिला महिला लग नहीं रही है, पुरुष जैसा लग रही है।
तो उसी उसी वक्त में डाउट हो जाता है कि किस बैकग्राउंड से आती होगी, किस पृष्ठभूमि से आती होगी। उस मराठी महिला को देख करके, उसके चेहरे की कठोरता को देख करके अंदाजा लग जाता है। बाद में पता चलता है कि मेजर वनोलकर की ये पत्नी, मतलब फौजी बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक है। तो ये छोटे छोटे इशारे जो होते हैं शिवानी के की कहानियों में, तो वो इशारे बहुत आगे तक बात को ले जाते हैं और बहुत आगे की चीजें हम लोग अंदाजा लगा पाते हैं। और जब इस तरह से वो घुल मिल जा रही है, मतलब है कि वो अपने पति की डेड बॉडी लेने आई है और अपने पति की बॉडी के साथ सती होने आई है, गुजराती महिला है। और इस तरह से सबको बातों में उलझा करके तभी कुछ खटका होता है कि कुछ ना कुछ तो अप्रत्याशित घटेगा। और कहानी आपको एक पिक में ले जाकर के एक अप्रत्याशित एंडिंग में जब जाकर के जब कहानी खत्म होती है, तो यही कहानी की खूबसूरती होती है। जो आप आशा कर रहे हो वैसा ना हो, कुछ और हो। सबको लगता है कि क्या इतनी सुंदर महिला, इतनी लंबी महिला, एक जो है वो जिसने कहानी को एक जानदार बनाए रखा है, उसका अंत ऐसे ही होगा कि अपने पति के साथ जा करके वो जो है आग में कूद जाएगी, सती हो जाएगी। होता बिल्कुल उलट है। वो सभी को मूड करके सती मैया कहाँ गायब हो जाती है, किसी को समझ में नहीं आता है। ऐसे अप्रत्याशित अंत से पाठक की जो जुगुप्सा है और बढ़ जाती है कि थोड़ा सा और छानबीन करे, इनकी दो एक कहानियों को और पढ़े। तो ये सफलता होती है उस कलम कलम की। तो आगे जरा सा 1 मिनट बात करना चाहूंगा कृष्णकली पर आई बात बहुत। वो उपन्यास मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने उस पर बनी हुई सीरियल देखी है। और अमोल पालेकर ने क्या कमाल का निर्देशन किया है। और निर्देशन ही क्या कहे कि समझ लीजिए, अगर निर्देशन एक मकान है, उसके लिए ठोस जमीन चाहिए होती है। वो ठोस जमीन वो उपन्यास है, उसका कथानक है, उसके पात्र है। तो कृष्णकली को देख करके एक अजीब तरह की मतलब फीलिंग से मन भर जाता है। और मतलब रियल में कलकत्ते का दर्शन हमें होता है कृष्णकली में। जो लोकेशन है वहां के, जहां पर उस सीरियल को फिल्माया गया है, और कहानी में इतना इतना आकर्षण है कि मतलब कृष्णकली का क्या अंत होगा, आगे क्या होगा, ये जानने की उत्सुकता बिल्कुल बनी रहती है। तो इन सब चीजों को पढ़ करके, कृष्णकली के कार्यक्रम धारावाहिक को देख करके, अगर किसी भी शिवानी को पढ़ने का उत्साह नहीं जागे, तो उसकी समझ पर तरस आना चाहिए। क्योंकि इतनी चीजें काफी होती है कि लेखक के साथ परिचय करा देने की पाठक को। और शिवानी के साहित्य में, शिवानी की कहानियों में वो सामर्थ्य है। और बल्कि मैंने तो जांच पड़ताल की, जब शिवानी का अथाह रचना संसार है, तो शायद 10-20 साल कम लग जाए, कम पड़ जाए कि शिवानी को कंप्लीट जिसने पढ़ लिया। इतनी किताबें हैं, एक विपुल रचना संसार है शिवानी का। तो ऐसे विपुल रचना संसार में बहुत अधिक अंदर जाने पर भी एक डर रहता है कि मैं वापस आ पाऊं या ना आ पाऊं। इसलिए मैं अपनी बातों को सीमित करते हुए, संक्षिप्त करते हुए आज इस गोष्ठी में अपनी बातों को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। और इस मौके को देने के लिए सृजन संवाद के मंच का धन्यवाद क्या करूं, अपना ही मंच है, लेकिन फिर भी इच्छा हो रही है कि मैं एक बार धन्यवाद कहूं दिल से विजय मैम का, और सभी साथियों का जो सुन रहे हैं, फेसबुक से जो लोग जुड़े हुए हैं। और इस मंच का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि ये मौका दिया गया, जिसके के शिवानी के ऊपर में कुछ बातें रखी जा सके। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा जोशीला आपने प्रेजेंटेशन किया अजय जी। बहुत अच्छा, सुन के बड़ा आनंद आया। आपके शब्दों में कहूँ तो एकदम रवां दवां था। बैक टू यू विजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय, क्योंकि तुमने न केवल शिवानी को पढ़ा बल्कि पढ़ाया भी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और शिवानी पे कई महत्वपूर्ण बातें तुमने यहाँ पर रखी हैं।
ये तुम्हारा ही मंच है जैसा कि तुमने कहा, और इस पर तुम पहले भी आए हो और आगे भी आते रहोगे। गुजारिश ये है कि जब मंच पर ना रहो तब भी खूब एक्टिव रहा करो, मैं यही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी जी की बात हम जब करते हैं तो अजय ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने कृष्ण कली को धारावाहिक सीरियल के रूप में, दूरदर्शन सीरियल के रूप में देखा। संयोग ऐसा है कि उसके सारे 18 के 18 एपिसोड मैंने भी देखे हैं और बहुत खूबसूरत बनाया गया है। ये कहानी, ये उपन्यासिका मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, उस समय मैं बहुत छोटी बच्ची थी, स्कूल में पढ़ा करती थी और ये सीरियलाइज हुआ था, तभी मैंने इसको पढ़ा था। फिर बाद में किताब मिली। असल में शिवानी जी की सारी किताबें मेरे पास हुआ करती थी, तकरीबन सारी किताबें हुआ करती थी। तो जब कृष्णकली पढ़ी तो उसका विशिष्ट प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, क्योंकि काले रंग को लेकर के मैंने बहुत सारी बातें अपने विषय में सुन रखी थी। खूबसूरत नहीं होते हैं, क्या होगा इसका आगे चल के, खास करके उत्तर भारत में है तो इस लड़की की शादी कैसे होगी, और तमाम तमाम बातें। खूबसूरत होती ही नहीं। तो क्या हुआ कि जब मैंने कृष्णकली पढ़ी तो कहीं थोड़ा सा आत्मविश्वास आया कि नहीं, सामने लोग भी अच्छे लग सकते हैं, उनका जीवन भी बहुत आयामी हो सकता है, बहुआयामी हो सकता है। खैर, जब पहली बार मैं मद्रास गई, उन दिनों मद्रास ही कहते थे, पहली बार मद्रास गई और पहली बार मरीना बीच देखा, तो मैंने शिवानी की उंगली पकड़ कर ही ये पूरे मद्रास की सैर की, खास तौर से मरीना बीच और उससे सटे हुए कपालेश्वर मंदिर में जब मैं पहुंची तो शिवानी के एक एक शब्द को मैंने वहां पर साकार होते देखा। और जो मेरी अनुभूति थी वहां जाकर के, मैं भी आरती के समय गई थी, तो जो रोमांच मुझे तब हुआ था, आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मुझे वही रोमांच होता है। शिवानी जी के कार्य पर न केवल कृष्णकली पर धारावाहिक, दूरदर्शन पर धारावाहिक बना, बल्कि और भी कई रचनाओं को धारावाहिक पर एपिसोड के रूप में दूरदर्शन पर प्रदर्शित किया गया। उनके काम पर फिल्म भी बनी है और उनका साहित्य में जो स्थान है वो इसी से जाना जा सकता है कि कुछ दिन पूर्व जब एक संस्था ने शिवानी की शताब्दी मनाई तो वहां उन्होंने ऐसे लोगों को बोलने के लिए आमंत्रित किया जो 3 पीढ़ियों से शिवानी को पढ़ रहे हैं, और तीनों पीढ़ियां वहां पर उपस्थित थी और उन्होंने अपने अपने शिवानी को वहां पर व्यक्त किया। तो इसी से शिवानी जी के महत्व को, बहुत सारे लोगों के जीवन में उनके महत्व को हम समझ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए तो आज 2 और लोग थे, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो उसमें से दीपा जी, जिनको आज संचालन भी करना था, उनका मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन वो इस समय भुवनेश्वर में है और भुवनेश्वर की स्थिति हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए इमरजेंसी के दौरान मुझे और मंजुला जी को उनका दायित्व संभालना पड़ रहा है। पता नहीं इसके लिए हम लोग तैयार तो थे नहीं, कैसा कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश हमारी है कि हम लोग इसको आगे ले चले कार्यक्रम जी। और अभी भी दीपा जी जुड़ गई हैं, लेकिन भुवनेश्वर की नेट की, बिजली की स्थिति ऐसी है कि कितनी देर वो रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी मैं नहीं कह पाऊंगी। इसलिए क्रम से थोड़ा सा हटते हुए मैं दीपा जी को भी कहूंगी कि वो अपनी बात रखें। दीपा जी बहुभाषीय हैं, अनुवाद का काम खूब करती हैं, पत्रिका चलाती हैं और
अनुवाद संस्थानों से भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी, कभी मौका मिला तो हम उनके विषय में विस्तार से यहाँ पर बताएंगे। अभी तो वो सृजन संवाद की नई नई मेंबर हैं और उन्होंने बहुत बड़ा दायित्व लेने की बात कही थी, तो समय न गंवाते हुए मैं उन्हीं को आमंत्रित करूंगी कि वो जितनी देर नेट है अपनी बात रखें, प्लीज। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को, आप सभी को। मेरी आवाज आ रही है दीदी? जी हाँ, जी हाँ, Yes. बिल्कुल सुनाई दे रही है। और सब एक क्षमा भी चाहूंगी कि परिस्थितिवश मैं यह संचालन नहीं कर पाई। ज्यादा समय मेरे पास शायद नहीं रहेगा, अभी जितना है। तो ये सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना, कहानी नहीं संस्मरण है मेरा, कि यह मार्च 2003 की बात है। 24 मार्च, मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले मेरी बड़ी नानी माँ, मेरी दादी की माँ हमारे घर आई थी। और उसके बाद हम सभी, जब खाना हो गया, भोजन के बाद हम सभी मड़वा पे बैठे थे। हम मैथिलों में आंगन में मड़वा होता है, तो हम सभी मड़वे पे बैठे हुए थे और मेरी दादी अचानक में रोने लगी और धीरे धीरे सभी की आंखें नम हो आई, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही शिवानी जी की मृत्यु हुई थी। शिवानी परिवार के अंग के जैसे हो चुकी थी। मेरी बड़ी नानी माँ, मेरी दादी माँ, माँ और मैं, हम चारों ही शिवानी को पढ़ते थे। तो 4 पीढ़ियों से गुजरने वाली थी वो रचनाकार। ऐसा लेखक विरले ही होता है जिसे एक साथ 4-4 पीढ़ियां पढ़ती हैं और अपने हृदय में आत्मसात करती हैं। तो ऐसी थी शिवानी। मेरी दादी बताती है कि जैसे शिवानी के उपन्यास जो थे, वे पहले धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान में आते थे। तो उसके लिए उन लोगों की जो प्रतीक्षा की वो घड़ियां थी कि आगे क्या होगा जानने के लिए। आज हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, लेकिन उस समय की स्थिति ऐसी नहीं थी। तो वे आपस में चर्चा करती थी कि क्या ऐसा तो नहीं होगा, और इस तरह से वे प्रतीक्षा करती थी कि कब दादाजी शहर जाएंगे और वह पत्रिका हमारे घर में आएगी और आगे का भाग वे पढ़ पाएंगी। 14 फेरे, कालिंदी, करिए छिमा, सुरंगमा, जो उनके जितने भी सारे उपन्यास थे, धीरे धीरे हमारे छत की लाइब्रेरी में जमा होते चले गए थे। हमारे पिता की पोस्टिंग हुई अल्मोड़ा, 1996 ईस्वी की बात है। और अल्मोड़ा को हमने शिवानी की उपन्यासों के साथ ही जाना था। उसके हर क्षेत्र का पहनावा, रहन सहन, वहां के गांव से हम इतने परिचित हो गए थे कि अल्मोड़ा जाने पे हमें लगा कि हम अपनी जगह आ गए हैं। और मेरी दादी जब वहां पहुंची तो उन्होंने उसकी मिट्टी को छू करके प्रणाम किया। शिवानी की वो बहुत ही बड़ी भक्त थी, बहुत ही उनकी वो पसंद की लेखिका थी। मैंने भी शिवानी को पढ़ा, बचपन से ही पढ़ा, शायद 10-11 साल की होंगी तभी से पढ़ती होंगी। और मेरे जो सबसे पसंदीदा उपन्यास था वो था अतिथि। अतिथि में एक लड़की थी जया, जो बहुत ही निडर और तेज स्वभाव की थी और स्वाभिमान से भरी हुई थी वह लड़की। कोई मंत्री थे, शायद माधव बाबू, नाम अभी मुझे उतना याद नहीं आ रहा है। तो माधव बाबू ने उसे अपने बिगड़ैल लड़के के लिए उसे चुना था। वे मंत्री थे, स्वाभाविक है कि उनके घर का परिवेश अलग था और जया एक गरीब घर से थी। तो जया को वहां पर बहुत अधिक प्रताड़ित किया जाता था। समय के संग जया उच्च प्रशासनिक अधिकारी बनती है और कार्तिक, जो उसका पति था, धीरे धीरे करके समय परिवर्तित होता है और कार्तिक का स्वभाव अंत में एकदम ही बदल जाता है। मुझे यह कहानी इतनी पसंद थी, इतनी पसंद आई थी कि मैं कम से कम
7 से 8 बार अतिथि पढ़ी होंगी। और उपन्यास में तो और भी बहुत सारे पढ़े थे, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गया है कि नहीं पढ़ी हूँ। लेकिन हाँ, शिवानी की एक जो कहानी जिसे पढ़कर मेरे आज भी अगर वो पढ़ती हूँ तो उसका जो अंत है वो मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। तो मेरे पास चूँकि यहाँ पे अभी बिजली कब है और नहीं है, तो मैं बस उसका अंतिम भाग पढ़ना चाहूँगी। वह कहानी एक तिब्बती पहाड़ी औरत की थी, नथ। आप लोगों में से बहुत लोगों ने वह कहानी पढ़ी होगी। मैं बस उसके अंतिम भाग को थोड़ा-सा पढ़ना चाहूँगी। सभा में एक अजीब-सी स्तब्धता थी। तभी भीड़ को चीरकर एक तिब्बती किशोरी बढ़ गई। उसके फटे लबादे की बाहों से उसकी बताशे सी सफ़ेद कुहनियाँ निकल आई थी। तेजी से चलने के कारण वह अभी भी हाँफ रही थी। ललाट पर पसीने की बूंदें उसके चंपई रंग को और भी मनोहारी बना रही थी। जल्दी से हाथ की खाकी पोटली को कमिश्नर की थैली में डालकर वह भीड़ में खो गई। न उसे अपनी उदारता की घोषणा करने का अवकाश था, न कोई कामना। कमिश्नर महिषी की पतली आधे तोले की चेन नई सोने की नथ की कुंडली के नीचे न जाने कहाँ खो गई। बातों के बातों के धनी कमिश्नर की 70 मूछों को पुट्टी के आकस्मिक आगमन ने सहसा खींच कर नीचे कर दिया। अपनी पत्नी के सामान्य दान की ऊंची घोषणा का खोखलापन उन्हें स्वयं धिक्कार उठा। क्या वह पतली चेन उनकी पत्नी का एकमात्र आभूषण था? उनका 100 तोला सोना तो स्टेट बैंक के लॉकर से लाकर स्वयं उनकी माँ ने कहीं गाड़ दिया था। युद्ध के दिनों में भला बैंक में सोना किन धरेगा बेटा? माँ ने कहा था। कांपते कंठ से उन्होंने भीड़ को सूचित कर दिया, एक अज्ञात महिला अभी अभी वह नथ दे गई हैं। भीड़ में वह जहां कहीं भी हो, आकर इसकी रसीद ले जाए। हाथ में पकड़कर उन्होंने नथ उठाकर भीड़ को दिखाई। तिलमिलाते रौद्र की प्रखर किरणों में नथ झकझक कर उठी। भीड़ से कोई भी महिला उठकर रसीद लेने नहीं आई। केवल नथ ही चमक चमक कर पुट्टी के सात्विक दान की रसीद अपने सुनहले अक्षरों में स्वयं लिख गई। शिवानी जन जन की कथाकार थी। उनकी कहानी मिट्टी से जुड़ी हुई थी। उनके उपन्यास आम जनों के जीवन से पूरी तरह ही सने हुए से थे। कोई-कोई कहानी में अभिजातीय वर्गों की भी कहानी थी, लेकिन ज़्यादातर जो कहानियाँ मैंने जो पढ़ी हैं वे सामान्य परिवारों से ही थीं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज तो मुझे संचालन का भार था जो मैं नहीं कर पाई। दीदी आप सबको धन्यवाद। दीपा जी, आप जुड़ पाए यही बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि आप किसी भी तरह थोड़ी देर के लिए जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवानी की रचनाओं का इंग्लिश में अनुवाद हुआ है। उन्होंने स्वयं संस्मरण लिखे हैं, स्मृति कलश और सोने दे आए के नाम से। उनके ऊपर उनकी पुत्री ने संस्मरण लिखा है, दीदी माई मदर्स बॉयज, क्योंकि उनके बच्चे उनको दीदी ही बुलाते थे। अपने मित्र के तरह से उनके साथ व्यवहार करते थे, वो भी बच्चों के साथ मित्र की तरह व्यवहार करती थी। उन्होंने बेटी ने इसीलिए ये शीर्षक दिया है अपने संस्मरण का। शिवानी ने बहुत सारे यात्रा संस्मरण भी लिखे हैं। उन्होंने लंदन और रूस की यात्रा पर विशेष लेखन किया है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मंजुला मुरारी जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं। मंजुला मुरारी जी, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, सृजन संवाद के बहुत ही एक्टिव सदस्य हैं।
संगीत से उन्हें उनकी विशेष रुचि है और बहुत सुंदर गाती भी हैं। इंग्लिश हिंदी साहित्य में तो रुचि है ही है। वो सृजन संवाद के लिए आपातकाल में उभारने वाली है। सृजन संवाद में जब भी आपातकाल आता है तो कुछ लोग हमेशा आगे बढ़ाते हैं, जिसमें परमानंद रमन है, अभिषेक मिश्रा है, जिन्होंने इस आज के स्ट्रीम यार्ड की लिंक बनाई है, वो जमशेदपुर से ही है। वैभव मणि त्रिपाठी रांची से हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का पोस्टर बनवाया है और जब भी उन्हें कोई काम सौंपा जाता है तो वो खुशी खुशी करते हैं। आज वो नहीं जुड़ पाए हैं क्योंकि अभी वो ऑफिस में है। इसी तरीके से हमारे एक बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं आशीष कुमार सिंह, वो दिल्ली से हैं और दिल्ली फिल्म फाउंडेशन के संस्थापक हैं। वो भी आज ऑफिस होने के चलते नहीं जुड़ पाए हैं। तो मैं कह रही थी कि मंजुला जी हमारी ऐसी सदस्य हैं जो हमें आपातकाल में उबारती हैं और आज भी उन्होंने वो दायित्व निभाया है। मैं चाहूंगी कि वो शिवानी जी पर अपनी बात रखें और वो बताने जा रही हैं शिवानी जी की लिखी पुस्तक अमादेर शांति निकेतन के विषय में, जो शिवानी ने अपने शांति निकेतन के अनुभवों पर लिखा है। उसका वो परिचय देंगी और उसके कुछ अंश का पाठ भी करेंगी। मंजुला जी। थैंक यू विजय मैम। टाइम काफ़ी हो गया है, मैं देख रही हूँ 1 घंटा 16 मिनट हो गए हैं, पर मैं कोशिश करूँगी कि 15 मिनट में कर्टेल करूँ अपनी बात। तो आज मैंने शिवानी जी के कुछ 1.5 घंटे से ऊपर चल सकता है, 2 घंटे तक हम चला सकते हैं वैसे। आप बोलिए। तो कई रचनाओं के ऊपर बहुत अच्छी बातचीत करी है। मैंने जो शिवानी जी की जिस रचना को चुना है उसका नाम है अमादेर शांति निकेतन। यह एक छोटी सी पुस्तक है, करीब 100 पेज की है और शिवानी जी द्वारा रचित एक संस्मरण संकलन है। जैसा कि विजय जी ने भी बताया कि करीब 12 वर्ष की अवस्था में शिवानी जी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित इस अनुपम शैक्षणिक संस्था में अध्ययन किया था, प्रवेश लिया और करीब 9-10 वर्षों तक वहाँ अध्ययन किया। उसके बाद ग्रेजुएशन करके वो वहाँ से वापस आई। इस दौरान गुरुदेव और अन्य आचार्यों के सानिध्य में उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय बिताया, जिसने शिवानी जी के जीवन तथा उनके साहित्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। इसको अपने जीवन के लेटर ईयर्स में उन्होंने एक पुस्तिका के रूप में लिखा। शिवानी जी की बेटी ईरा पांडे जी ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया है। ये पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। बड़ी छोटी सी लेकिन बहुत ही अच्छी किताब है। मैं चाहूँगी आप सब लोग कोशिश करके इसे पढ़ें। इंटरनेट पे इसका हिंदी संस्करण फ्री डाउनलोड इज अवेलेबल, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की बातचीत में मैं इनकी किताब के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगी और इसके कुछ अंश भी पढ़ के सुनाऊंगी। छोटे छोटे 15-20 अध्याय हैं, जिसमें शिवानी जी ने शांति निकेतन में गुरुदेव से उनका प्रथम परिचय, आश्रम में अन्य गुरुजनों जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वगैरह उनका परिचय दिया है, आश्रम में उनकी दिनचर्या, छात्र छात्राओं का साहचर्य, संगीत और नृत्य की शिक्षा, खेल कूद, मनोरंजन। अभी लोग छोटे छोटे गए थे तो कुछ बालपने या कैशोर अवस्था में की गई कुछ चुहलबाजियों का भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन है। शांति निकेतन में शिवानी जी के प्रवास के दौरान अनेक साहित्यकार, संगीत और नृत्य के विशारद, महान विभूतियां और देश विदेश के राजनायकों के आगमन पर विशेष आयोजन होते थे। उनका भी इस किताब में बहुत अच्छा विस्तृत विवरण है, जो कि बहुत ही मनोरंजक है। पुस्तक का अंत एक बेहद मार्मिक और दुखद अध्याय में होता है, जो गुरुदेव के गिरते हुए स्वास्थ्य, आश्रम से गुरुदेव की कलकत्ता के लिए विदाई और अंततः उनकी मृत्यु का अश्रुपूर्ण विवरण, इस पर ये कहानी समाप्त होती है। इस तरह से जहाँ ये पुस्तक शिवानी जी के
शांति निकेतन में व्यतीत जीवन का शब्द चित्र है, जिसे उन्होंने एक नैरेटिव स्टाइल में लिखा है, पर यह कहना उचित होगा कि ये एक बहुत उच्च स्तर का सांस्कृतिक दस्तावेज भी है, जिसमें इस काल में गुरुदेव द्वारा स्थापित इस विश्व स्तरीय संस्था में हमें ज्ञान, शिक्षा, दीक्षा, लोकाचार, गीत संगीतमय मुक्त मनोहारी वातावरण और उल्लासमय जीवन का परिचय मिलता है। इस पुस्तक से मैं 2-3 छोटे अंश पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगी। और फाइनली आश्रम में गुरुदेव के निर्देशन में जो सांध्य प्रार्थना रोज होती थी हमारे शांति निकेतन, उसकी एक छोटी सी प्रस्तुति भी आप लोग को सुनाऊंगी, जो एक वॉइस रिकॉर्डिंग होगी। तो अपने कुछ इनके पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। पहला है जब गुरुदेव से शिवानी जी का पहली बार परिचय हुआ। परम श्रद्धेय गुरुदेव का मैंने प्रथम दर्शन सन 1935 में किया। स्फटिक सा गौर वर्ण ज्वलंत ज्योति से जगमगाते विशाल लाट पे तिलक, काला झब्बा और काली टोपी, यही थे आश्रम वासियों के हृदय हार गुरुदेव। कितना महान व्यक्तित्व और कैसा सरल व्यवहार। ऊंच नीच, छोटे बड़े सब उनके स्निग्ध व्यक्तित्व की छाया के नीचे समान थे। चीन, जापान, मद्रास, लंका के छात्र प्रार्थना की घंटी बजते ही एक कतार में लाइब्रेरी के सामने सिर झुकाकर खड़े हो जाते। एक मन एक प्राण होकर सब उपासना में लीन रहते। कभी कोई अनुशासन भंग करने की धृष्टता न करता। आश्रम के इस संयमित वातावरण का रहस्य था स्वयं गुरुदेव का स्नेहपूर्ण संचालन। मैं तब पाठ भवन की छात्रा बनकर आश्रम गई थी। तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन सेन हम दोनों बहनों को उत्तरायण ले गए। गुरुदेव श्यामली में बैठकर कुछ लिख रहे थे। संध्या घनीभूत हो गई थी और वीरभूम की उसी लोहित वर्णी सांझ के धुंधलके में मुझे उन अलौकिक महापुरुष के प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने प्रणाम किया। सिर पे हाथ धरकर उन्होंने हंसते हुए पूछा, क्यों, बहुत घबरा रही हो क्या? बांग्ला सीख लोगी तो फिर कभी घर की याद नहीं आएगी। फिर उन्होंने अपनी दोनों पौत्रियों से हमारा परिचय कराया। अपने साथ खाना खिलाने के लिए भी रोक लिया। उत्तरायण की उसी खाने की मेज पर उन्होंने हमें प्रतिमा देवी जी से मिलाकर कहा, ये लड़कियां बड़ी दूर से आई हैं, बांग्ला नहीं जानती, इसी से कुछ घबरा रही हैं। इन्हें आज रिहर्सल भी दिखा देना, मन बहल जाएगा। उन दिनों वर्षा मंगल की रिहर्सल चल रही थी। पूरे उत्तरायण की परिक्रमा करके नंदिता कृपलानी जी हमें रिहर्सल दिखाने ले गईं। कलात्मक सज्जा में संवरे उत्तरायण का ये सबसे हवादार कमरा था। चारों ओर बड़ी बड़ी खिड़कियों के पारदर्शी चमकते शीशों के बीच गुरुदेव के बाग की अनुपम इंद्रधनुषी पुष्प छटा किसी पेस्टल के बने मनोहारी चित्र सी आंखों को बांध लेती। कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन है। एक दूसरा उदाहरण है जो शांति निकेतन में उत्सव होते थे उनके बारे में। इनमें से एक उत्सव कुछ खास है जिसे कहते हैं 7वीं पौष। उसका ये है कि जो ये आश्रम जब बना था तो शुरू में गुरुदेव ने आश्रम में पुस्तकालय की स्थापना करी। गुरुदेव के मित्र ने 4 छात्रों को आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। 7वीं पौष को आश्रम में प्रथम छात्र मंडली ने प्रवेश किया। इस प्रकार यह पुनीत तिथि हमेशा के लिए आश्रम के इतिहास में अमर हो गई। आश्रम की नींव धीरे धीरे सुदृढ़ हो गई। दूर दूर से विद्यार्थी आने लगे। 7वीं पौष का मेला हर साल नई बहार और नई उमंगों से मनाया जाने लगा। 7वीं पौष के अतिरिक्त और भी अनेक उत्सवों से आश्रम गुलजार रहता। शरदोत्सव, वर्षा मंगल, माधोत्सव, पौष पूर्णिमा आदि। एक सुदूर दक्षिण की छात्रा ने आश्रम की एक पत्रिका में लिखा था, शांति निकेतन से घर लौटना ऐसा लगता है जैसे हम घर से बिछुड़ रहे हों। यही अनुभव आश्रम के प्रत्येक छात्र और छात्रा को होता था। कोई भी ऐसी छात्रा नहीं होगी जिसने आश्रम के पवित्र वातावरण में रहकर गुरु के महान महिमामय व्यक्तित्व से कुछ न कुछ ग्रहण न किया हो। शांति निकेतन के छात्र छात्राओं पर वहां की एक विशिष्ट छाप स्वयं लग जाती। आश्रम के नंदन कानन में
जिन असंख्य छात्र छात्राओं ने अपने जीवन के अमूल्य दिवस बिताए हैं, वे ही जान सकते हैं कि उनकी विश्व भारती और उनके देवतुल्य गुरुदेव का उनके हृदय में कितना स्थान था। फिर एक उदाहरण है, जब गुरुदेव को बीमारी हो गई थी। इसी किताब में एक शीर्षक है आश्रम पर काले बादल। उसमें से कुछ अंश आपको सुनाऊं। गुरुदेव की बीमारी के काले बादलों ने पूरे आश्रम को घेर लिया और एक दिन गुरुदेव के कलकत्ता प्रवास की तैयारियां हो गई। पूरा आश्रम उस दिन उन्हें विदा देने उत्तरायण के बाहर खड़ा था। एक एक कर सबने उनके चरणों की धूल माथे से लगाई और धीरे धीरे विश्व भारती की लंबी बस गुरुदेव को लेके आंखों से ओझल हो गई। फिर एक दिन वो आया जब आश्रम मणिहीन मुकुट मात्र रह गया। आश्रम के पेड़ पत्ते तक शोकमग्न हो उठे। जिस दिन गुरुदेव के अस्थि अवशेष को लेकर उनके आत्मीय स्वजन लौटे, आश्रमवासी सड़क के दोनों ओर लंबी कतार में शोकमग्न सिर झुकाए खड़े थे। आश्रम के गुरुदेव नहीं रहे, पर उनका आश्रम निष्प्राण होकर भी स्वयं उन्हीं की वाणी से प्राणमय था। আমার যাবার समय হলো, अगर केनो राखीस धारे। मेरे जाने का समय हो गया है, अब मुझे पकड़ के क्यों रखते हो। आज उन्हें गए कितने वर्ष बीत गए, पर अब भी कभी कभी लगता है काले झब्बे में, काली टोपी में वो पुनश्च की मेज पर झुके कुछ लिख रहे हैं और हमारे पैरों की आहट से चौंक कर सिर उठाते हैं कि रे आबार क्यों होलो, क्यों री अब क्या हो गया। गुरुदेव की वाणी उनके आश्रम के छात्र छात्राओं के कानों में सदा गूंजती रहेगी। उनका पावन संदेश युग युगांतर तक लोगों को अनुप्राणित करता रहेगा। मृत्यु शैया पर लिखा गया उनका गीत सर्वदा दिगंत में गूंजता रहेगा। सम्मुखे शांति पारावार, भाषाओ तरणी है कर्णधार। इसका अर्थ है सामने शांति का सागर लहरा रहा है, हे नाविक नाव को उसमें बहने दो। थैंक यू। एक छोटी सी क्लिप वहां के जो सांध्य गीत था उसके बारे में। समस्त भारत का गौरव गान, हमारा राष्ट्रीय गीत जनगण मन अधिनायक जय हे आश्रम के विशेष उत्सवों पर ही गाया जाता था। पर उत्सव पिकनिक का एक आश्रम गीत था। विश्व भारती की नारंगी कापियों के पीछे पत्रिकाओं के अंतिम पृष्ठ पर यही गीत लिखा रहता था। आश्रम के छात्र छात्राओं के हृदय की भावनाओं को, उनके आश्रमकालीन जीवन के सुख और उल्लास को ही गुरुदेव ने कविता में स्वरों के मीठे जाल में बुन के रख दिया। आधा गीत गाकर फिर बीच में गुरुजी सबको कहते और गाओ और गाओ, आमादेर शांति निकेतन सब होते आपन। हमारा सबसे प्यारा शांति निकेतन, इसकी आकाश भरी गोद में हमारे हृदय नाच उठते हैं। हम इसे बार बार निहारते हैं, नित्य नवीन पाते हैं। हमारे आम्रकुंज जो सदा नाचते पत्तों की खुशी से मतवाला रहता है। हम कहीं भी हों, हमारा आश्रम हमसे कभी दूर नहीं हो सकता। हमारे मन के स्वरों में बंधा है, हमारे प्राणों से उस सितार की धुन एक होकर मिल गई है। भाई भाई को आश्रम ने एक मन प्राण कर दिया है। यही थी आश्रम गुरु की वाणी। आश्रमवासी कहीं भी रहें, आश्रम उनके हृदय में ही रहता। रविंद्र संगीत की लहर देश विदेश में कितनी प्रसिद्ध हुई, इसके बारे में कहने की क्या जरूरत है। ये सांध्य गीत की एक लाइन, इट्स अबाउट 3 minutes लॉन्ग, लेकिन मैंने केवल 1 मिनट का रखा है। अब मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। শান্তি নিকেতন, আমাদের শান্তি নিকেতন, সে যে সবতে আপন, আমাদের সবতে আপন, আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের শান্তি নিকেতন।
इतना ही, फिर कभी और। थैंक यू विजय जी, और सभी सुनने वालों का धन्यवाद। आज के इस नमस्कार पहले सबको, मेरा नाम अंकित हुआ, और आज के इस कार्यक्रम अंकित को एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारा परिचय दूंगी। अच्छा, मुझे मालूम है कि ओके मैम, समय बहुत कम है हमारे पास, और मैंने जी मैम, नेक्स्ट आप है इसलिए ये बोल पाए, कोई बात नहीं। मंजुला जी, आपने सच में शिवानी जी के शांति निकेतन के अनुभव से हमें इस तरीके से उत्सुक कर दिया कि हम इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। शांति निकेतन में अभी हाल में एक प्रोग्राम हुआ था, और इसमें शायद किसी वक्ता ने इसी पुस्तक की चर्चा की थी वहां पर फंक्शन के दौरान। तो किसी को आपत्ति थी और उन्होंने फेसबुक में लिखा, फेसबुक पर मैंने पढ़ा कि शांति निकेतन को जानने के लिए ये किताब उपयुक्त नहीं है। लोगों की समझ की बलिहारी है, क्योंकि शांति निकेतन क्या है, ये क्या एक विद्वान के कहे से बांधा जा सकता है, या जितने लोग वहां से गुजरे हैं, जो वहां रहे हैं, जिन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जिनके जीवन को शांति निकेतन ने संवारा है, उनके कहे को हम शांति निकेतन का चित्रण माने। ये सोचने की बात है। खैर, आपने शांति निकेतन शिवानी की आंख से हमें दिखाया, और न केवल दिखाया बल्कि गाकर और गीत सुनाकर भी हमारी उत्सुकता बढ़ाई है। मैं जरूर चाहूंगी कि अधिक से अधिक लोग इस पुस्तक को पढ़ें। शिवानी जी को साहित्यकार के दर्जे में रखने में ही कुछ लोगों को आपत्ति है। कुछ लोग मानते हैं कि वो तो गंभीर साहित्यकार नहीं है, उनके लेखन को साहित्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी भी अकल की बलिहारी है, क्योंकि जिसे इतने लोग पढ़ रहे हैं, क्या उसी को हम साहित्य माने जिसे कोई नहीं पढ़ता है, जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता है, या हम साहित्य के घेरे में उसको भी रखें जिसे बहुत लोग पढ़ते हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है। खैर, शिवानी जी की महत्ता ऐसी है साहित्य जगत में कि IIT कानपुर ने अपने 2021 में शिवानी जी के नाम पर एक केंद्र स्थापित किया है, और 2023 में उन्होंने IIT कानपुर की इसी संस्था के अंतर्गत शिवानी पर एक बहुत बड़ा समारोह किया गया, और उसके बहुत सारे वक्ता, बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अपनी बातें साझा की। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, समय तो बहुत हो चुका है, हमारा कार्यक्रम अंत की ओर जा रहा है। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी। शिवानी के लेखन की सफलता यह है कि वह न तो अपने चारों ओर के यथार्थ से घृणा करता है, न भावुकता भरा प्रेम दिखाता है। वह जीवन को समग्रता में समझने की और उसे समझाने की एक ईमानदार कोशिश करता है। ये भूमिका में आया है शिवानी जी की 26 कहानियों की भूमिका में, और भूमिका लिखने वाली हैं उन्हीं की पुत्री मृणाल पांडे। तो ये एक वाक्य ही शिवानी के लेखन की महत्ता को साबित करने के लिए, उसे साहित्य में स्थापित करने के लिए काफी है। हमारे साथ अंकित राणा जुड़े हुए हैं, जो कि सृजन संवाद के मेंबर हैं, लेकिन जब तक हम लोग ऑफलाइन गोष्ठी करते थे वो बराबर आते थे। ऑनलाइन जब से गोष्ठियां हुई वो बहुत व्यस्त हो गए हैं कोरोना के बाद से। एक्सीडेंट प्रोन है, तो उन दिनों इन्होंने खूब एक्सीडेंट भी किए। अभी ये स्वस्थ है, एक्सीडेंट प्रोन नहीं रह गए हैं, उससे निकला है, औरा से निकला है, औरा कहूंगी मैं। और इस समय ये
झारखंड डेस्टिनेशन के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं और प्रोजेक्ट का नाम है स्वदेश दर्शन। इसी के ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। तो क्योंकि ये पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सृजन संवाद को भी इनके पर्यटन विभाग से जुड़े होने का लाभ भविष्य में जरूर मिलेगा। आज हमारे बिल्कुल साथ मैम। धन्यवाद ज्ञापन के लिए उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। अंकित राणा जी, प्लीज आइए। धन्यवाद मैम। मैं सबसे पहले हमारी संचालक महोदया मंजुला मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन बहुत सुचारू रूप से किया। इसके बाद मैं शाइनी शर्मा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना अनुभव हम लोगों के साथ साझा किया। शिवानी की लेखनी पर जब उन्होंने जिक्र किया कि जब वो 10वीं में थी, उन्होंने शिवानी जी की पहली उपन्यास शमशान चंपा पढ़ी। उसका जो उन्होंने जो चरित्र चित्रण किया और शिवानी जी के बारे में उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही कि सादा सुंदर चेहरा और माथे की बिंदी। ये बात मेरे मन को भा गई कि शिवानी जी जिस तरह से लिखती थी, जिस तरह से पात्र सज्जा करती थी और उनका सादा सुंदर चेहरा, माथे पे बिंदी, मतलब बिल्कुल इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परमानंद रमन भाई का कि एक आर्टिस्ट के रूप से उन्होंने शिवानी जी का चरित्र चित्रण किया। एक शब्द उन्होंने बहुत एक शब्द उन्होंने कहा कि समर्थवानों की असमर्थता। बिल्कुल ये एक सच्चाई है कि जो लोग आज के डेट में खुद को समर्थ समझते हैं, वो सबसे अधिक असमर्थ होते हैं छोटी-छोटी चीजों के लिए। हम और आप छोटी-छोटी चीजें लाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट जो समर्थवान लोग हैं आज के डेट में, उनको ये सारी चीजें करने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। उन्होंने एक कहानी लाठी का जिक्र किया, क्षय रोग का जिक्र किया, चंद्रिका कहानी का जिक्र किया और साथ में उन कहानियों में मृत्यु, अवसाद, रोगों और बीमारियों का जिस तरह से चित्रण है और जिस तरह का उन्होंने शिवानी जी ने अपनी कहानियों में दर्द का, खुशियों का, जिस तरह से जिन तरह के रंगों का प्रयोग किया है, ये वाकई काबिले तारीफ रहा है। उनकी हर एक कहानी में महिलाओं और पुरुषों का एक अलग एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है। मैं सही कहूँ तो शिवानी जी को मैंने इतना पढ़ा नहीं है, लेकिन जो कुछ पढ़ा और ऑडियो बुक्स के माध्यम से मैंने भी जो सुना है, उसमें मुझे यही लगा कि वो कहानियों को परोसना जानती हैं। वो हर एक कहानियों में पाठक के एक नए आयाम को खोल देती है। हर एक कहानी एक नया आयाम देती है और उसमें एक नए परिवेश का जिक्र होता है। अजय मेहता भाई ने सती और अपराजिता कहानी पर अपनी बात रखी। उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही कि शिवानी जी की भाषा खेलने वाली भाषा है और सती कहानी के पात्रों का जो उन्होंने जो चित्रण किया आज के इस वेबिनार में, वो वाकई काफी शानदार रहा। दीपा मैम अचानक से जुड़ी। उन्होंने अपने संस्मरण बताया कि किस तरह से उनकी 4 पीढ़ी शिवानी जी को पढ़ती रही हैं और जिस तरह से शिवानी जी की मृत्यु के बाद उनके घर पे एक गमहीन
माहौल बना, ये वाकई दिलों, ये जो वाक्य है कि 4 पीढ़ी, 4 जनरेशन एक राइटर को पढ़ता है, इट्स वेरी टफ कि आज के डेट में ऐसा हो, लेकिन उनके लाइफ में ऐसा हुआ, वो उससे कोरिलेट कर पाई और ये चीजें उनके चेहरे पे भी साफ झलक रही थी। शिवानी जी अगर सही मायने में देखें तो जन जन की कलाकार थी। अगर हिंदी साहित्य में देखें तो जिस तरह से हम प्रेमचंद को देखते हैं, हिंदी साहित्य में अगर मैं शिवानी जी को देखूं तो हालांकि मेल करना सही नहीं है, लेकिन उस आयाम में हम लोग उनको देख सकते हैं। आता हूं मंजुला मैम पे कि मंजुला मैम ने एक बहुत अच्छा गीत समाया आमादेश शांति निकेतन। ये गाना उन्होंने ये गीत उन्होंने पूरा नहीं सुनाया, लेकिन ये गीत बहुत शानदार है। मैंने ये गीत सुना है जब मैं कोलकाता गया था तो, और उन्होंने आमादेश शांति निकेतन जो पुस्तक है उनमें शालिनी जी की जो जीवन वहां उनका पूरा बीता है उसके ऊपर उन्होंने बहुत विस्तार पूर्व, बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया। मैं आशा करता हूं कि ये हम लोग एक और वेबिनार के माध्यम से इस चीज को थोड़ा और विस्तृत रूप से करें ताकि आम लोगों को और भी इनके बारे में जानने समझने को मिले। अब मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा ये सृजन संवाद का, ये हमारा मंच का। आज सृजन संवाद को देखा जाए तो लगभग 1.5 दशक हो गए हैं एक्टिव हुए, और ऑन रिकॉर्ड अगर देखें तो हिंदी साहित्य के आज के इस दौर में, ऑनलाइन दौर में, इतने लंबे समय से कोई गोष्ठी या कोई साहित्यिक प्लेटफॉर्म लगातार हर माह में काम कर रहा हो बहुत कम है। इसके लिए मैं सबसे पहला धन्यवाद विजय मैम को देना चाहूंगा कि उन्होंने ये विजन बनाया, इतने सारे लोगों को जोड़ा, साथ ही इस कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी वक्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं वैभव मनी त्रिपाठी सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतने खूबसूरत पोस्टर बनाया और हम सबके बीच में लाया। मैं अभिषेक कुमार मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए लिंक जनरेट किया। मैं तमाम हमारे मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस तमाम साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आज के इस वेबिनार को अपना कीमती समय देके कवर किया। मैं तमाम श्रोतागण, दर्शकगण, बुद्धिजीवी वर्ग के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपना कीमती समय आज के इस वेबिनार के लिए निकाला। धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद विजय मैम का कि जिन्होंने आज का ये इनिशिएटिव लिया। थैंक यू अंकित, आपने शॉर्ट नोटिस में ये काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बल्कि स्ट्रीम यार्ड में शुरू में जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे तो आपने उसमें भी हमारी सहायता की। मैं अपनी ओर से सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। एक बात मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि अपने विचारों को जो आज के लिए आपने तैयार किए हैं उनको नीतिबद्ध करें कृपया। और एक मेरी आशा है और अपेक्षा भी है 2 मूर्तिकार जो हमारे यहाँ हैं उनसे कि अगर वो कभी शिवानी जी की मूर्ति बनाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सृजन संवाद की यात्रा जारी रहे। अगले महीने हमारी कोशिश होगी कि फिल्म पर हम कोई कार्यक्रम करें। गौतम घोष जी पार फिल्म के जो प्रसिद्ध निर्देशक हैं वो पहले भी सृजन संवाद के मंच पर आ चुके हैं। इस बीच मेरी उनसे बात हुई, वो कुछ कठिनाई से गुजर रहे थे लेकिन अब
उससे उबर आए हैं। शायद हम उन्हें अगली गोष्ठी में, नवंबर की गोष्ठी में आमंत्रित करें, अन्यथा वो एक ऑप्शन रहेगा। मैं बाकी लोगों से, सारे सदस्यों से, और बल्कि जो हमारे साथ फेसबुक लाइव से जुड़े हैं उनसे भी गुजारिश करूंगी कि सृजन संवाद को आगे बढ़ाने के लिए अपने सुझाव हमें निरंतर देते रहें, ताकि हम इसका उत्तरोत्तर विकास करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की गोष्ठी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। Thank you, Vijay ma'am.